हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जॉइंट एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके सिलेबस के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहूंगी और इसका डेली लाइफ यूज क्या है या आप इसको कहाँ से रिलेट कर सकते हैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। सिलेबस इसलिए बताया जा रहा है बिकॉज दिस इज अकॉर्डिंग टू योर सीबीसीएस सिलेबस ऑफ द ग्रेजुएशन। तो इसीलिए आप एक बार चेक कर लीजिए इसको पढ़ने से पहले कि यही टॉपिक्स आपके सिलेबस में है या नहीं। अगर कुछ चेंजेस है आप हमें वो चीज मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ इंक्लूड करना हो तो वो भी हमें बता सकते हैं और अगर कुछ नहीं है तो आप बस उसको स्किप कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई होप दैट्स ओके फॉर यू। So now let's start with the topic. So amino acids, peptides and proteins तीनों एक ही चीज है लेकिन तीनों इम्पोर्टेंट पार्ट्स है पढ़ने के लिए। इसका मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोटीन्स, लेकिन प्रोटीन्स को हम तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक हमें एमिनो एसिड्स और पेप्टाइड्स के बारे में नहीं पता हो। सो व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज अ बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर यानी जो कि हमारे बायोसिस्टम में हो वो पॉलीमर। इस पॉलीमर के ही यूनिट्स होते हैं पेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स ही बनती है एमिनो एसिड्स के हेल्प से। सो एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स तो हमें सिर्फ लगेगा कि बायो का टॉपिक है, क्या ही पढ़ना है, लेकिन नहीं। प्रोटीन इज दैट एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल ऑफ अस दैट हैज लेड टू द ग्रोथ एंड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। तो अगर प्रोटीन्स ही नहीं होते तो हम सब कहाँ से आते? जैसे कि हमारे बॉडी में मोस्ट ऑफ द पार्ट्स प्रोटीन से बना हुआ है। हम अगर बॉडी बिल्डिंग के लिए भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा स्कूप थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर ले लेते हैं अपने दूध के साथ, बिल्कुल ऐसे। एंड देन प्रोटीन्स हमारे बहुत सारे और भी चीजों में इन्वॉल्व है। हमारे सेल्स में है, हमारे सेल के वॉल्स में है, बैक्टीरियाज में है। प्रोटीन हमारे प्लांट्स को भी हेल्प करता है, उसकी स्ट्रक्चर भी डेवलप करने में हेल्प करता है। देन कुछ तो ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ प्रोटीन से बने हुए होते हैं, उसको क्या कहते हैं ये आप हमें बताएंगे हमारे कमेंट्स में। तो इसी चीज से हम जब अगर इतने ज्यादा बॉन्डेड हैं प्रोटीन से तो हम प्रोटीन की स्टडी कैसे ना करें। तो प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री। लाइफ साइंस में को सिर्फ बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, हम केमिस्ट्री में इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट और इसकी बॉन्डिंग इन सब चीज के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए इट इज अंडर द बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो जैसे मैंने बोला कि एमिनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स आर द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, तो सबसे पहले हम उसी की स्टडी करेंगे। तो उसकी स्टडी में हमारा फर्स्ट टॉपिक है एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स में पहले हमें उसका स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा कि एमिनो एसिड्स किस किस पार्ट में डिवाइड किया जाता है। देयर आर एसेंशियली 20 amino acids present in all the proteins that you see in your living system. तो ये 20 amino acids है, इनकी ही क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप से की जा सकती है। हम जो मेन 5 टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें से भी 3 आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेंगे। देन वी हैव अल्फा एमिनो एसिड सिंथेसिस। वैसे तो सारे ही हमारे एमिनो एसिड्स अल्फा एमिनो एसिड्स ही होते हैं, लेकिन कुछ एक इसमें भी एक्सेप्शन है, वो जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो उसकी सिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है इसको जान लेते हैं। अगर हमारा सिस्टम, हमारा बायो सिस्टम सभी एमिनो एसिड्स खुद ही सिंथेसाइज कर पाता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, किसी को कभी कोई डिफेक्ट ही नहीं होती। लेकिन कुछ ना कुछ हम देखते हैं हमारे सिस्टम में म्यूटेशंस भी आ सकते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने इन्हीं म्यूटेशंस को अवॉइड करने के लिए कुछ ऐसे सिंथेसिस निकाली जिसके हेल्प के वजह से हम लोगों ने अल्फा एमिनो एसिड सिंथेसिस करके हमने उस चीज का ट्रीटमेंट भी फाइंड आउट करने की कोशिश की है। सो दैट इज व्हाट वी स्टडी फ्रॉम अल्फा एमिनो सिंथेसिस। तो ऑर्गेनिक लैब में आप एमिनो एसिड्स को सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसके बारे में ही पढ़ेंगे इस टॉपिक में। देन वी हैव द आयनिक प्रॉपर्टीज। सो आयनिक प्रॉपर्टीज इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि हमारी एमिनो एसिड्स ऐसे तो देखने में न्यूट्रल लगती है, बट दे आर ऑल्सो आयनिक इन फॉर्म। इस आयन का एक स्पेशल नेम है, आगे जो लिखा हुआ है यहाँ, ज्विटर आयन।
ये ज्विटर आयन किस चीज को कहते हैं, अब वो चीज भी हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर में। देन वी हैव द रिएक्शंस। अब क्योंकि इनकी कुछ आयनिक प्रॉपर्टीज भी होती है तो इनकी सेपरेशन के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, और इसी से रिलेटेड इनकी कुछ रिएक्शंस भी आती है जो कि हमारे बायोसिस्टम या हमारी बॉडी में कैरी आउट होते हैं, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। देन वी हैव द pKa वैल्यूज। अब जैसे मैंने बोला कि आयनिक प्रॉपर्टीज हैं तो ये सेपरेट हो सकती है, उसी हिसाब से कुछ इसमें से एसिडिक और कुछ बेसिक भी होती है। सो ऑब्वियसली दे वुड कैरी सम अमाउंट ऑफ pKa वैल्यू एंड हेंस अ pH। तो इसी pH की स्टडी हम pKa वैल्यूज के हेल्प में करते हैं। देन वी हैव द आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। सो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उसको कहा जाता है जब उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैलेंस हो रहा हो। ये पॉजिटिव नेगेटिव कहां से आया, ये हम जब ज्विटर आयन पढ़ेंगे तब समझ आएगा। सो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के हेल्प से हम लोग उसकी सेपरेशन आराम से देख सकते हैं, उसकी डिस्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन के बारे में भी पढ़ सकते हैं। देन वी हैव द लास्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी सेपरेशन का ही पार्ट है कि अगर हम लोगों को इन आयनिक एमिनो एसिड्स को सेपरेट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, वो भी हम देखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के टॉपिक में। So that was the basics of amino acids that we are going to study. Next, we would be studying the units that are formed with the help of these amino acids. Amino acids join होकर ही पेप्टाइड्स बनाते हैं और उनकी लिंकेज को पेप्टाइड बॉन्ड भी कहा जाता है। तो इसी पेप्टाइड को हम कैसे बना रहे हैं और इनकी क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे। तो हम पेप्टाइड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। Then we studied about the determination of their primary structures. अब ये कुछ अलग अलग टाइप की हो सकती है, हम डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड एंड डिफरेंट अदर काइंड्स भी पढ़ेंगे। तो इसीलिए हमें ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि उसका जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर कौन सा है, या उसका अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करें। That is what exactly we would be studying under the determination of primary structure. Then we would be studying about the end group analysis. Now, जब हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे हम देखेंगे कि उसकी एक साइड पे N ग्रुप होता है which is the amino group NH2 and the other side has a carboxylic group which is also called the C end. तो N एंड और C एंड हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं और इन्हीं की डिटर्मिनेशन की हेल्प से हम इनकी बॉन्डिंग को और ज्यादा स्टडी कर सकते हैं, या हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस लाई जा सकती है, या हम ये भी समझ सकते हैं कि इसमें कौन सी रिएक्शंस करी जा सकती है। सो दैट ऑल ऑफ इट वुड बी स्टडीड ओनली अंडर द एंड ग्रुप एनालिसिस। जब हम उसका एंड ग्रुप पहचान पाएंगे तभी हम ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे पाएंगे। So that is why this is also a very important topic और इसके कुछ प्रोसीजर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। Then we have methods of peptide synthesis using N protecting and activating groups. अच्छा, सिंथेसिस के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं। हमने कोई दो एमिनो एसिड्स को जोड़ दिया और पेप्टाइड बना लिया, बट दैट इज नॉट सो इजी टू मेक। अगर ऐसा ही होता तो हर कोई एमिनो एसिड्स को जोड़कर पेप्टाइड बनाता और पेप्टाइड से प्रोटीन, बट दैट इज नॉट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। वी नीड टू स्टडी व्हाट आर द बेसिक मेथड्स और कौन सी मेथड्स को यूज करके हम अपना डिजायरेबल पेप्टाइड्स बना सकते हैं। इस पेप्टाइड को बनाने के लिए हम कुछ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स भी यूज करते हैं। व्हाट आर दोस? दैट वुड बी स्टडी कॉन्सिक्यूटिवली इनटू द चैप्टर। एंड देन वी हैव द एक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कौन से ग्रुप ऐसे होते हैं जो इन रिएक्शंस को एक्टिवेट कर रहे हैं। सो दैट वुड बी स्टडीड अंडर द टॉपिक। देन द लास्ट वन इज द सॉलिड फेज सिंथेसिस। दिस इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि इसमें इसकी सबसे पहले तो रिसर्च यूज सबसे ज्यादा है, इसलिए भी इसके क्वेश्चंस काफी आ सकते हैं। अगर भी आप अपने बेस या ग्रेजुएशन में इसके क्वेश्चंस देख रहे हैं तो उसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन में सॉलिड फेज सिंथेसिस का क्वेश्चन हमेशा आता है। सो यू नीड टू स्टार मार्क दिस टॉपिक और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो इतना था हमारा पेप्टाइड्स का पार्ट, जहां हमने देखा कि एमिनो एसिड से जुड़कर हमारी पेप्टाइड्स कैसी बन रही हैं और उनकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं। Then the last one we would be studying are the proteins. प्रोटीन्स हमारी
एमिनो एसिड्स और पेप्टाइड से बना हुआ एक बड़ा सा पॉलीमर है, एक लॉन्ग पॉलीएमाइड पॉलीमर। तो इसी पॉलीएमाइड पॉलीमर की स्ट्रक्चर को हम देखेंगे यहाँ पर कि प्रोटीन्स कैसे बनी है, उसके डिफरेंट क्लासिफिकेशंस क्या है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड द क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। हर स्ट्रक्चर की नीड कहाँ पे है उसको भी हम स्टडी करेंगे। देन हम देखेंगे, ये था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। देन हम देखेंगे प्रोटीन डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन किसे कहा जाता है। डीनेचुरेशन यानी जब हम प्रोटीन को ब्रेक कर देते हैं। जनरली ये ब्रेकेज तब होता है जब हमारी बॉडी में कोई डिफेक्ट या कोई डिजीज आना शुरू होती है। जैसे कि आप लोग डिजीज देखा होगा जिसका नाम है एल्जाइमर्स। सो एल्जाइमर्स में भी कुछ ऐसा ही होता है जिसकी वजह से हमारी मेमोरी लॉस होना शुरू होती है, जहां पे प्रोटीन डीनेचुरेशन ही उसका रीजन है। अब अगर डीनेचर हो रहा है कुछ, तो हमारे साइंटिस्ट की कोशिश रहती है कि उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए या कैसे उस चीज को ट्रीट किया जाए। उसी चीज को हम पढ़ेंगे रीनेचुरेशन में। वैसे प्रोटीन डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन इतना इजी नहीं है। कुछ हमारे प्रोटीन्स के पास भी उतनी एबिलिटी होती है कि वो रेजिस्ट करें डीनेचर होने के लिए, और कुछ वो डीनेचर होने के बाद भी रेजिस्ट करते हैं जो कि रीनेचर ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सबने अंडा तो खाया होगा। अगर अंडे को ही देखें तो उसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? वी हैव द एग व्हाइट विच हैज एल्बुमिन प्रोटीन। सो यही एल्बुमिन प्रोटीन को जब हम हीट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? डीनेचर। बट कभी आपने क्या बॉइल्ड एग से वापस रॉ एग बनाया है? नहीं, तो वो कभी नहीं बन सकता। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कि रीनेचुरेशन की नीड क्या है और उसके क्राइटेरियाज क्या है। तो उन सब चीजों को ही हम स्टडी करेंगे हमारे प्रोटीन्स के रीनेचुरेशन पार्ट में। तो ये थी सिलेबस की ब्रीफिंग। अगर आपका कोई और टॉपिक भी है तो वो आप प्लीज हमें बताएं कि क्या क्या टॉपिक्स एक्स्ट्रा इसमें आपको पढ़ने हैं। हम ट्राई करेंगे कि उस चीज को भी अपने वीडियोज में इंक्लूड कर सकें। For now, these are the basic topics that were mentioned under the CBCS syllabus and में हम स्टार्ट करेंगे एमिनो एसिड्स के साथ, क्योंकि बेसिक्स ही हमें पढ़नी है। एक बार हमारा बेसिक्स हो जाए देन वी मूव ऑन टू द अदर टॉपिक्स। एंड ये टॉपिक सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ रट्टा नहीं मारना, इसको समझने की भी नीड है। सिर्फ बायो समझ के इसको रट लेंगे ऐसा नहीं होता है। हमें समझना जरूरी है कि कोई स्ट्रक्चर या कोई रिएक्शन क्यों हो रही है। So that's all for this lecture. I hope you have enjoyed this. Thank you.